तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अनंत लंबाई के आवेशित सीधी चालक के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। तो भाई आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ आवेश सीधी रेखा के रूप में फैला है। एक्चुअल में यह अनंत लंबाई का है, लेकिन हम लोग को तो कुछ न कुछ लंबाई दिखाना होगा। लेकिन आप समझेंगे कि इसकी लंबाई अनंत है, तो कहा जा सकता है कि अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, यानी आवेश सीधी रेखा के रूप में फैला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और आपको हम पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि यह लाइन के रूप में फैला है, रेखा के रूप में फैला है, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। और कहा जा सकता है कि इस रेखीय आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। सब आपको चित्र में दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर ऑन व्हिच लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा and we have to find the intensity of electric field at point P which is situated at distance r from the line charge। तो भाई आप साथ में लिखते हुए भी आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं कि माना आवेश अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के रूप में फैला है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तथा इस रेखीय आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो भाई विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए करें क्या? तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के मान को निकालने के लिए बिंदु P से होते हुए एक सम अक्षीय बेलनाकार आकृति का निर्माण करते हैं, जैसा कि देख रहे हैं। और इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। तो भाई सम अक्षीय का मतलब हुआ कि हम लोग बेलनाकार आकृति का निर्माण इस प्रकार से करते हैं कि उस बेलनाकार आकृति का अक्ष इस रेखा पर ही आ जाए, दोनों के अक्ष सम यानी समान रेखा पर हो जाएं, तो इसी को नाम दिया जाता है सम अक्षीय। तो कुल मिलाकर हमने कहा कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए बिंदु P से होते हुए एक सम अक्षीय बेलनाकार आकृति का निर्माण करते हैं जिसकी लंबाई L और इसकी त्रिज्या R है। भाई हमने कहा कि फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर पासिंग थ्रू द पॉइंट P। और अब यदि हम लोग गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो भाई यहाँ पर तो बेलनाकार आकृति बना है और किसी भी बंद बेलनाकार आकृति में 3 पृष्ठ होते हैं। आप सोच रहे होंगे कौन कौन से पृष्ठ? तो देखिए, जैसे मान लिया जाए यह एक किताब है और इसको हम जब ऐसे मोड़ दिए तो यही बेलनाकार आकृति बन गया। तो भाई इसमें 3 पृष्ठ कौन से हैं? तो पहला ये वृत्ताकार पृष्ठ, दूसरा ये वृत्ताकार पृष्ठ और तीसरा ये वक्र पृष्ठ। तो अब आप समझ रहे होंगे कि भाई बंद बेलनाकार आकृति में कुल 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वृत्ताकार पृष्ठ हो गए और एक वक्र पृष्ठ हो गया, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं।
तो सारे पृष्ठ के कारण पहले हम लोग अलग अलग फ्लक्स का मान निकालेंगे और उनको जोड़ करके गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। हम कहना चाहते हैं कि एक बार ऊपर वाले वृत्ताकार सतह से फ्लक्स निकालेंगे, फिर नीचे वाले वृत्ताकार पृष्ठ से फ्लक्स निकालेंगे और उसी तरह से एक बार वक्र पृष्ठ के कारण भी फ्लक्स निकालेंगे। तो चलिए हम ऊपर वाले वृत्ताकार पृष्ठ की बात करने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि वृत्तीय समतल के पृष्ठ पर एक क्षेत्र स्वल्पांश d1 की कल्पना करते हैं। यदि वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्र स्वल्पांश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, तो लिखा जा सकता है कि तो भाई यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं, तो हम लोग 1 2 3 मानेंगे, यानी कहेंगे कि d∅1 इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और अब तो आप जानते हैं कि यदि दो सदिश A तथा B हैं, तो याद कीजिए फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया गया है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। तो भाई उसी तरह से नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि d∅1 इज इक्वल टू EDA cos थीटा। और यहाँ पर हम लोग थीटा की बात करें तो भाई क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तो यदि ध्यान दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि वृत्तीय समतल तो ऊपर है, तो इस पर क्षेत्रफल की दिशा होगी ऊपर की ओर। भाई यदि इस प्रकार का कोई वृत्तीय समतल है, जैसा कि इसी में से हम वृत्त को काट करके निकाल दें, तो बेलन में तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी जब समतल ऐसे है तो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं। और विद्युत क्षेत्र तो पहले ही दिखा चुके हैं इधर की ओर। तो भाई अब तो दिख रहा है कि एक ऊपर और दूसरा इधर की ओर, मतलब इनके बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो कह सकते हैं कि चूंकि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र स्वल्पांश पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी कहा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र स्वल्पांश की दिशा परस्पर लंबवत हैं, तो उनके बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यदि थीटा के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो नीचे लिखा जा सकता है कि d∅E इज इक्वल टू EDA cos 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि cos 90 इज इक्वल टू 0। तो भाई नीचे लिख सकते हैं कि d∅1 इज इक्वल टू EDA इंटू 0, और यदि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो d∅1 इज इक्वल टू 0। तो भाई कहा जा सकता है कि इसलिए इस पूरे वृत्ताकार समतल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ∅1 इज इक्वल टू 0। तो भाई जब छोटे से स्वल्पांश के कारण फ्लक्स 0 है, तो पूरे पृष्ठ के कारण भी फ्लक्स क्या होगा 0। यानी यहां से निकल चुका है कि एक वृत्ताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ∅1 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार यदि दूसरे वृत्ताकार पृष्ठ की हम लोग बात करें तो आप कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है, लेकिन यदि नीचे वाले वृत्ताकार पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पर हम लोग ध्यान दें तो भाई आप देख सकते हैं कि इस पर लंबवत रेखा खींचेंगे तो नीचे की ओर, यानी ध्यान दिया जाए तो कहा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब ये दोनों लंबवत हैं। तो भाई जब लंबवत हैं तो जब इस वृत्ताकार पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालेंगे तो ∅2 बराबर EA cos थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह cos 90, और आप जानते हैं कि cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। यानी हम लोग कह सकते हैं
कि दूसरे वृत्ताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू 0। तो भाई इस प्रकार स्पष्ट हो चुका है कि दूसरे वृत्ताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स φ2 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो भाई हम लोग पहले वृत्ताकार पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकाल चुके हैं और दूसरे वृत्ताकार पृष्ठ के कारण भी फ्लक्स निकल चुका है। तो अब तो केवल वक्र पृष्ठ रह गया। भाई बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो कहा जा सकता है कि जब इस वक्र पृष्ठ से फ्लक्स का मान निकालना है, तो भाई आपको हम कई बार समझा चुके हैं कि एक ही बार में सारे फ्लक्स को निकाल पाना संभव नहीं है। अतः किसी क्षेत्र स्वल्पांश इसके अनंत सूक्ष्म आकार के क्षेत्रफल से संबद्ध पहले फ्लक्स निकालेंगे और फिर उन सबको इंटीग्रेट करके पूरे वक्र पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि फ्लक्स बिंदु P पर फ्लक्स का मान निकालने के लिए भाई इस वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्र स्वल्पांश की कल्पना करते हैं, अनंत सूक्ष्म आकार के क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल dA है। यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E मान लिया जाए तो आप समझ रहे हैं कि भाई क्षेत्रफल की दिशा भी इधर और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर। तो कुल मिलाजुलाकर हम लोग कह सकते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्र स्वल्पांश की कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल dA है। यदि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र स्वल्पांश की दिशा के बीच का कोण थीटा है, तो भाई नीचे लिखा जा सकता है कि इस क्षेत्र स्वल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d∅3 इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और अब तो आप जानते हैं कि A डॉट B बराबर AB cos थीटा, तो उसी तरह से d∅3 इज इक्वल टू EDA cos थीटा मान लिया जाए इक्वेशन 3। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी कोण की चर्चा हम लोग करें तो भाई हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि यह बेलनाकार पृष्ठ है, तो क्षेत्र स्वल्पांश की दिशा किधर होगी, इधर, और विद्युत क्षेत्र भी तो आप देख रहे हैं इधर की ओर, यानी ये दोनों एक दिशा में हैं। तो कहा जा सकता है कि चूंकि क्षेत्र स्वल्पांश पर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र स्वल्पांश दोनों एक ही दिशा में हैं, अर्थात क्षेत्र स्वल्पांश पर खींचा गया अभिलंब दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः इनके बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो भाई थीटा के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि d∅3 इज इक्वल टू EDA cos 0, और आप जानते हैं कि cos 0 इज इक्वल टू 1। तो भाई यहाँ वैल्यू लिख दिया जाए तो d∅3 इज इक्वल टू EDA इंटू 1, यानी नीचे लिख सकते हैं कि d∅3 इज इक्वल टू E इंटू DA। तो भाई यह तो DA क्षेत्र स्वल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है और हमको पूरे वक्र पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है। तो अब कह सकते हैं कि इसलिए बेलनाकार पृष्ठ के पूरे वक्र पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, तो भाई आप जानते हैं इंटीग्रेट करना है, तो नीचे लिख सकते हैं कि ∅3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d∅3 मान लिया जाए इक्वेशन 4। तो d∅3 के वैल्यू को तो निकाल चुके हैं, तो कहा जा सकता है कि d∅3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, और यदि इक्वेशन 4 में इसके वैल्यू को लिख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि ∅3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA। तो भाई E तो हर जगह, चूंकि यहाँ से दूरी समान है तो E नियत होगा, और समाकलन का नियम कहता है कि नियत राशि को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से जब E को हम लोग बाहर निकालेंगे
तो लिख सकते हैं कि phi 3 इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ dA। और सारे क्षेत्र स्वल्पांश को जोड़ा जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और आप जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को E से सूचित करेंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे कि phi 3 इज इक्वल टू E इंटू A, और यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं 2 पाई RL। तो वही कहा जा सकता है कि phi 3 इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। तो अब यदि पूरे गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स का मान निकालना हो तो कह सकते हैं कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स phi इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, और मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो कहा जा सकता है कि phi 1, phi 2 तथा phi 3 का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, और यदि इनके मान को समीकरण 4 में रख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि phi इज इक्वल टू 0 प्लस E इंटू 2 पाई RL, phi इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, और मान लेते हैं इक्वेशन 5। तो भाई यहाँ पर हम लोग फ्लक्स का मान निकाल चुके हैं पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स है, लेकिन अब पुनः हम लोग फ्लक्स का मान निकाल लेंगे, लेकिन नियम होगा गॉस का नियम। तो कुल मिला जुलाकर हम लोग कह सकते हैं कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम से। तो भाई ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख सकते हैं कि phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मान लिया जाए इक्वेशन 6। तो भाई यहाँ पर Q क्या होता है, तो याद कीजिए जब गॉस का नियम पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश, तो यहाँ पर बंद पृष्ठ इस बेलनाकार पृष्ठ में कितना आवेश होगा ये मालूम नहीं है आपको, तो रेखीय आवेश घनत्व तो मालूम है। तो आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, और यदि L को उधर भेज दिया जाए तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L, यानी यहाँ पर हम लोग बंद पृष्ठ इस बेलनाकार पृष्ठ में कितना आवेश है, तो भाई मान निकल चुका है कि Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L। तो अब कह सकते हैं कि Q का मान समीकरण 6 में रखने पर, और यदि Q के मान को इक्वेशन 6 में रख दिया जाए तो लिखा जा सकता है कि phi इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं इक्वेशन 7। तो भाई समीकरण 5 में भी आप फ्लक्स का मान निकाले हैं जहां phi इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, और समीकरण 7 में भी फ्लक्स निकला है कि phi इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यदि हम लोग इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, तो कह सकते हैं कि समीकरण 5 तथा समीकरण 7 की तुलना करने पर, तो भाई नीचे लिखा जा सकता है कि E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो L से उधर वाला L कैंसिल होगा, तो नीचे लिख सकते हैं कि E इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अब यदि 2 पाई R को उधर भेज दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि जब भी आवेश सीधी रेखा के रूप में फैला है और यदि यह अनंत लंबाई का है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये था अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टर। तो आज यहीं तक। थैंक्स।